जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। सो कैंडिडेट, आप सभी को पता है कि आज आर एस सर ने आपको अगला पार्ट पढ़ाया है। तो स्टूडेंट उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे और दोस्तों आएंगे। सो मैं, अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आपको करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तब आपको हर एक कंसेप्ट आपको मतलब हर एक कंसेप्ट आपको पता लगेगा कि ये कंसेप्ट कैसे आपके एग्जाम के अंदर आया था और आपके एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आर एस सर ने आज आपको मतलब कि लगभग आज उन्होंने उन्होंने लास्ट जो आज का टॉपिक था उनका था कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध उनका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध तक हम अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताऊँ, कॉन्सेप्ट जो आर एस सर ने नहीं बताए हैं। तो और आर एस सर ने मतलब आर एस सर वो उनको मतलब आर एस सर ने वो बताया नहीं है। और भाइयों, इसके हाईली चांसेस है कि आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखना ताकि आपको ऐसा पता लगे कि हमारे एग्जाम में कौन से मतलब कि हमारा एग्जाम के किस प्रकार के आंसर हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के द्वारा आप इस ऐसे क्वेश्चन को मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को मतलब कि 5 सेकंड के अंदर से आप उस ऐसे क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 0.1% तक बढ़ा दी जाती है। ठीक है, मतलब उसकी जो उसकी इंक्रीमेंट है वो 0.1% है। ठीक है, तो उसका ओवरऑल उसका प्रतिरोध कितना होगा। देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है और आर एस ने बड़े अच्छे से बताया है कि जब किसी तार को खींचकर लंबा किया जाता है, मतलब खींचकर, मैंने देखो यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा खींचकर, मतलब ऐसे खींचकर उसे जब अगर उसे लंबा किया जाता है तब आपको ये पता है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जब किसी तार को खींचकर लंबा किया जाता है तो उसका क्या मतलब उसके ऐसे कौन सा गुण है जो कांस्टेंट होता है, तब आपका आंसर होगा उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका A/L भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो उस स्थिति में देखो, ऐसी स्थिति के अंदर आप सभी को पता है कि R है वह n² L यानी कि n² गुना हो जाएगा। या फिर मैं आपको बताऊं कि वो A/n² गुना, यानी कि अगर उसका पहले प्रतिरोध A था तो वह अगर उसका पहले का जो एरिया वो A था तो उसका अगला प्रतिरोध है वो A/n² गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ आपकी R और D की, R बोले तो रेडियस और D बोले तो व्यास यानी कि डायमीटर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका R/n की पावर 4 और D/n की पावर 4। तो भाई इस जो यहाँ पर जो मैंने ये बात लिखी, इस अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो कि जब किसी तार को खींचकर उसका प्रतिरोध n² गुना बढ़ाया जाए। मानो कि ये एक तार है। ठीक है, तो एक स्थिति तो ऐसी होती है कि मैंने देखो, दो स्थिति होती है हमारे यहाँ पर। एक होती है कि उसे खींचकर लंबा किया गया और एक स्थिति होती है कि हमने उसी पदार्थ का परंतु दुगुनी लंबाई देखो सेम देखो अगर हमें तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी है। पहली स्थिति ऐसी थी कि तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी की है। अगली स्थिति है कि उसी पता मतलब कहने का मतलब ये कि पहली स्थिति में अगर हमारे पास तार कॉपर का था तो अगली स्थिति में हमारे पास तार कॉपर का होगा। ठीक है, देखो उसी पदार्थ का परंतु उसकी लंबाई दोगुनी है। अगर एक अलग से पदार्थ अगर हमने लिया है तो उसका प्रतिरोध दोगुना होगा, यानी कि R बराबर जो R डैश है वो 2R होगा। और ऐसी स्थिति में R है वो 2 की पावर 4 यानी ये होगा 4 गुना। ठीक है, तो देखो अगर आपके एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन है कि तार को खींचकर 2 गुना किया गया है तब वह होगा n² गुना। ठीक है, बट अगर ऐसा है कि उसी पदार्थ का परंतु दोगुनी लंबाई का अगर कोई तार लिया गया है तो R होगा वो 2R के बराबर होगा। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसकी लंबाई हमने 0.1%, 0.2% या फिर हमने उसकी लंबाई 0.5% तक बढ़ा दी है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आपके एग्जाम के अंदर 0.5% तक आपके एग्जाम के अंदर आई, यानी कि 0.1% से लेकर 0.5% तक आपके एग्जाम के अंदर आए, तो इसकी एक ट्रिक है कि आप उसको 2 गुने से गुणा कर दो। अगर मानो कि 0.1% है तो आप इसे 2 गुने से गुणा कर दो, 0.2% उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर उसकी लंबाई अगर हमने 0.3% तक बढ़ा दी है तब आपको इससे 2 गुना करना, 0.6% उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी को एक बात पता है कि सर R बराबर होगा n² या फिर R बराबर होगा L², मतलब कि वो गुना हो जाएगा। यानी चाहे आप L² बोलो या फिर आप मतलब कि चाहे n² बोलो, बात एक ही। ठीक है, देखो ठीक है, n² होगा तो ये 2 आ गया जाता है, यानी 2/ΔL/L प्रतिशत होता है। देखो इसका अगर मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताऊं तो इसका ऐसा होता है कि जो डेल R
प्लस यानी जो आर प्लस वो डेल आर वो अपना होता है एल प्लस डेल एल अपॉन, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हम डेल आर निकालते हैं वो अपना होता है डेल एल अपॉन एल गुणा 100%। इस प्रकार से ये निकलता है। तो अगर यहाँ पर आपको पता है कि देखो जो पावर में होता है यहाँ कि देखो मानो कि अगर यहाँ पर 2 पावर में है तो वो यहाँ पर 2 आ गया जाता है। अगर मानो कि अगर पावर मानो कि अगर 3 होती तो 3 यहाँ पर आ गया जाता है। अगर पावर 4 होती तो वो 4 यहाँ पर आ गया जाता है। कहने मतलब इतना है कि अगर आपका प्रतिरोध 2 गुना किया गया खींच कर, तो वैसी स्थिति के अंदर आपका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाएगा। अगर 0.5% रहे तो वो आपका प्रतिरोध 0.1% हो जाएगा। तो भाई ये कंसेप्ट आपको दिमाग के अंदर ना वो फिट कर लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना सर? वो अपना जो मतलब कि जो लंबाई है उसको 0.1% तक अगर हमने बढ़ाया है तो प्रतिरोध वो 0.2% तक बढ़ जाएगा। तो कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। भाई देखो मैंने आपको इतनी बात बताई, ये बात मैंने ऐसे नहीं बताई है। मैं इस पर बेस्ट आगे जितने भी मेरे यहाँ क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। तो भाई इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका प्रतिरोध, अगर आपकी लंबाई 0.1 से 0.5 तक बढ़ाई जाती है तो इसके बीच में अगर हो तो आपको इससे डायरेक्ट 2 से गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्रतिरोध कितना गुना होगा, ठीक है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखना, ठीक है। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर है। और मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर मिस्टेक करेंगे। देखो इसके अंदर क्या मिस्टेक आपकी हो सकती है वो देखो पहले। हाँ, एक लोहे की प्रतिरोधकता, एक लोहे की प्रतिरोधकता 1 × 10⁷ ओम इंटू मीटर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका जो है रो है उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका अपना मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। और एक विशिष्ट मोटाई व लंबाई के तार जिसका प्रतिरोध 1 ओम है, यदि तार का व्यास अगर तार का व्यास और लंबाई दोनों ही 2 गुने किए जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। और भाइयों अगर आपको ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन के अंदर मात खा सकते हो। बट सबसे पहले आपको ये बात पता है कि सर क्या पता है? सर हमको एक बात पता है कि सर जो प्रतिरोधकता होती है, सर जो रो होता है, एक अपना होता है रो और एक अपना होता है आर, ठीक है। इधर रो इधर आर है, ठीक है। देखो अब रो किस पर डिपेंड करता है? सर जो रो है वो केवल दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो अपना होता है पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, और एक अपना होता है ताप, ठीक है। बाकी जो आर है सर वो पदार्थ पर भी करता है, वो ताप पर भी करता है, सर वो लंबाई पर भी करता है, सर वो एरिया पर भी करता है। तो ये चारों पर करता है। बट जो रो है, रो एक पदार्थ का विशिष्ट गुण है। और रो क्या है सर? रो एक प्रकार का विशिष्ट प्रतिरोध ही होता है। जो काम प्रतिरोध का होगा वही काम हमारा प्रतिरोधकता रो का होगा। तो भाई अगर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता क्या है, तब आपको ऐसा लिखना है कि प्रतिरोधकता एक प्रकार का प्रतिरोध ही है और ये पदार्थ का विशिष्ट आंतरिक इंटरनल ई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब आपको ये पता है कि सर जो प्रतिरोधकता है वो केवल पदार्थ पर डिपेंड करती है, ताप पर डिपेंड करती है। अब अपने क्वेश्चन के पास जाओ कि सर यानी कि अगर देखो हमने जो पहली स्थिति में हमारे पास तार ये ऐसा था और बाद में हमने जो तार लिया है तो उसकी प्रकृति समान है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इस क्वेश्चन के अंदर ये बात लिखा है कि यदि उसी तार यानी कि अगर उसी प्रकृति का तार है, उसका व्यास 2 गुना किया है और उसकी लंबाई आधी की है, इसका मतलब ये सर पदार्थ की प्रकृति सेम है। अगर पदार्थ की प्रकृति सेम है और उसका ताप अगर सेम है तो प्रतिरोधकता में नो चेंज होगा, प्रतिरोधकता बिना परिवर्तित हुए ही रहेगी। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि जो प्रतिरोधकता पहले 1 × 10⁻⁷ थी, ओम इंटू मीटर था, वही अपने अगला रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप पर, वो जो ये होता है रो होता है वह लंबाई पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अब आपका होमवर्क है कि आपको इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बताना कि अगर उसकी लेंथ है वो 2 गुनी हो गई है और उसका व्यास है वो भी 2 गुना हो गया है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके बताना कि अगर उसकी लंबाई 2 गुनी हो गई है, अगर उसका जो व्यास है वो भी 2 गुना हो गया है और पहली स्थिति में अगर उसका प्रतिरोध 1 ओम था तो बाद में उसका प्रतिरोध कितना होगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर ए सही है कि इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जितना हमारा पहले था उतना ही हमारा बाद में होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी की जाए और इसका अनुप्रस्थ काट भी 2 गुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा?
अभी बता चुका हूं आपको कि सर जो प्रतिरोध होता है वो एल के समानुपाती होता है। सर जो प्रतिरोध होता है वो ए की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो आओ अपने पास कि सर यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी, यानी कि सर R1/R2 है वो L1/L2 इंटू A2/A1 है, यानी कि जो L2 है वो हमने दोगुनी कर दिया है, 2L1 होगा, ठीक है। और जो A2 है वो भी दोगुना कर दिया। तो सर जो 2A1 है 2A2 है उसको भी हमें दोगुना हो गया। तो इससे ये गया, इसे ये गया, इसे ये गया। कहने मतलब सर R1 बराबर R2 आएगा। कहने मतलब ये है कि सर जो प्रतिरोध पहले था वही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है कि सर जो प्रतिरोध पहले था वही अपना बाद में होगा, यानी कि कहने मतलब ये सर जो प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक है धातु की तार की लंबाई उसका प्रतिरोध अगर 20 ओम है और उसको खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। सर खींचकर अगर हमने 3 गुनी किए तो ये कंसेप्ट आपको क्लास स्टार्टिंग में आपको बता सका कि अगर हम खींचकर तार की लंबाई अगर हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना या फिर n गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध वो n² गुना बढ़ जाता है। अगर देखो इस स्थिति में अगर हमने 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर सर 9, तो इसका मतलब है कि पहले अगर 20 ओम था तो बाद में वह 9 गुना हो जाएगा। कौन सा सर? पहली स्थिति में R1/R2 था, ठीक है। तो पहली स्थिति में अगर L था तो बाद में n² L हो गया, ठीक है। तो n² L हो गया, ठीक है। तो L से L कैंसिल, तो n² बराबर R2। तो सर जो R2 है वो n² का मतलब कितना है सर? n² का मतलब है 3 गुना, तो 3 की पावर 2 9 गुणा 20 बराबर 180 ओम आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कौन सा सर? आपको ऑप्शन नंबर डी सही है कि आपका 180 ओम हो जाएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन उठाए आपको करना कैसे करना है सर? मेरे को पता कि सर n² का मतलब है सर n का मतलब है 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुणा R1 का मेरे पास ऑप्शन के अंदर 20 ओम है, तो 9 गुणा 20 बराबर 180 ओम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है और आगे बढ़ जाना, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो भाई आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप ऐसा मानो कि आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। देखो एक तार की प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है? क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि सर जो तार की प्रतिरोधकता रो है वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर करती है, ताप पर करती है और बाकी किसी पर भी नहीं करती है ये डिपेंडेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी तार की लंबाई गलत, ऑप्शन नंबर बी यानी अनुप्रस्थ काष्ठ ए गलत, ठीक है। और सी है कि उसकी लंबाई के साथ वो घटती है और प्रतिरोध ए के साथ बढ़ती है, ये भी गलत। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ सर जो रो है वह केवल पदार्थ के ताप पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। कि मानो अगर ये कॉपर का है और अगर ये हमारा एल्यूमिनियम का है तो इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, इसकी अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ सर जो प्रतिरोधकता है वह प्रकृति पर, जो पदार्थ प्रकृति पर और जो ताप पर डिपेंड करती है। अगर मानो अगर ये भी कॉपर का और अगर ये भी कॉपर का है तो इसकी लंबाई कम है बट इसकी जो प्रतिरोधकता वो समान होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मतलब कौन सा सर? ऑप्शन नंबर डी वो सही है कि इसमें कोई भी कथन अपना वो सत्य नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, ओम का नियम कैसे पदार्थों के लिए सत्य है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सर ओम का जो नियम है वो केवल धातुओं के लिए सत्य है। देखो इसमें भी देखो आप, अच्छा चलो आप पूरा दोबारा बताऊं। देखो सर जो ओम का नियम है ना सर, मेरे को इतना पता है कि सर जो ओम का नियम है वह उन्हीं पदार्थों के लिए सत्य है जिसमें V और I का जो ग्राफ है वो सर सेम, मतलब उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन अगर हमें प्राप्त होती है तो उसी में ही V और अगर मानो अगर V है अगर ये I है तो इसके मध्य का जो ग्राफ है उसकी मध्य की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो उसी के लिए ही एप्लीकेबल होता है। बट सर हमें पता है सर जो धातु होती है ये उसके लिए एप्लीकेबल है। बट इसमें भी दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि सर जो टेम्परेचर है वो हाई हो और एक है सर वो टेम्परेचर लो हो, ठीक है। तो आपको इतना बात बता कि सर अगर हम धातु का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऐसी स्थिति में उसके मध्य जो प्राप्त होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ये स्ट्रेट लाइन ना होकर ये इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मानो अगर हमने धातु का ताप बढ़ा दिया, अगर हम धातु का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध तो बढ़ेगा बट वह एक इंक्रीजिंग, मतलब वो बहुत फास्ट बढ़ेगा। यानी V और I के मध्य का जो ग्राफ है वो एकदम से इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो वो बढ़ेगा बट उसकी जो बढ़ने की मतलब उसकी बढ़ने की जो दर होगी वह बहुत ही हाई होगी। इसका मतलब ये है कि सर हमें आपको पता है सर हमें ओम के नियम के लिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बट ये स्ट्रेट लाइन ना होगा, इसकी जो वो ग्राफ ऐसा आ जाएगा तो ये गलत है। यानी कहने का मतलब ये कि उच्च ताप पर गलत है, निम्न ताप पर सही होगा। क्योंकि अगर जो ताप अगर हमारा कम है तो उसका मध्य का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि सर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि आपको इसमें जो ओम का नियम है वो धातुओं के लिए लो टेम्परेचर उसी के लिए वैलिड है। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपको ये पता है सर, आपको और एग्जामिनर को भी इतनी बात पता है क्या कि जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है उसको इतनी बात पता है कि ये धातुओं के लिए वैलिड है, बट क्या उसे ये बात पता है कि वो धातुओं के लिए किस टेम्परेचर पर
है। ये बात आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को पता है। तो आप अभी अपनी कॉपी के अंदर इस चीज़ को वो लिख लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धातुओं के लिए ओम का नियम मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। बट अगर टेम्परेचर हमारा हमारा लो है तब वह टेम्परेचर अगर लो है तो वो परिभाषित होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, अनोमीय पदार्थ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अनोमीय पदार्थ का उदाहरण क्या है। अनोमीय जो पदार्थ होता है, देखो आपको बताइए सर, जो हमारी ये होती धातु होती है, धातुएं, या फिर मैं बोलूँ तो मेटल्स, ठीक है। अगर ये मेटल्स है तो इसके लिए ये वैलिड है। बट अगर मैं बात करूँ अर्धचालक, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कुचालक, तो इसके लिए ये वैलिड नहीं है। तो अब अपने ऑप्शन के पास सर एक ऑप्शन अपना है तांबे का तार, यानी सी, तांबा एक अपनी धातु है, तो इसके लिए ये वैलिड है। ऑप्शन नंबर बी सर कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध के लिए ये वैलिड है। क्यों है? क्योंकि हम जो आज आप आर ने लास्ट में आपको बताया कि सर जो कार्बन प्रतिरोध है उसके लिए इस जो वी और आई है इसके बीच का जो ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो मतलब जो कार्बन प्रतिरोध इसके लिए भी ये वैलिड है। बट सर जो ये डायोड है, ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, तो इसके लिए वैलिड नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि ये डायोड के लिए वैल्यू अपरिभाषित है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगर अगर हमने एक तार की लंबाई को उसको खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, बड़ा बेहतरीन और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। देखो तार को खींचकर उसका व्यास आधा किया गया है, और क्लास स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम खींचकर, एक तो अपना होता है कि उसकी उसी पदार्थ का दोगुनी लंबाई का, या फिर आधे व्यास का, या फिर दोगुना व्यास का, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपना वो डिफरेंट होता है। बट अगर हमने खींचकर लंबा किया तो वो उसका स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसी स्थिति, देखो अगर हमारे पास अगर नॉर्मल स्थिति होती है, नॉर्मल क्या होता है सर, जो अगर हमारे पास नॉर्मल स्थिति हो कि हमने उसी प्रकृति का, देखो उसी प्रकृति का परंतु उसकी लंबाई चेंज है और उसका मतलब कि जो आर है वो भी चेंज है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आर है वो समानुपाती एल या फिर आर समानुपाती ए समानुपाती आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बट अगर हमने उसे खींचकर अगर उसे लंबा किया है तो आर समानुपाती एल स्क्वायर समानुपाती ए स्क्वायर समानुपाती ये ऐसा होगा 1/a होगा, तो ये होगा 1/a स्क्वायर समानुपाती 1/r की पावर 4, ठीक है। तो देखो इसी स्थिति के अंदर देखो R1/R2 है, वो R1/R2 बराबर r की पावर 4/r की पावर R2/R1 की पावर 4, ठीक है। तो अगली स्थिति के अंदर हमने उसका व्यास को आधा किया कहना मतलब ये सर जो ये कितना हो जाएगा सर, जो अगर हमने उसका व्यास को आधा किया यानी कहना मतलब ये सर वो व्यास हमने r/2 कर दिया है, R1/2 तो R1/2, ठीक है। तो इसे R1 से R1 कैसे 1/2 की पावर 4 यानी वो होगा 16, ये R1/R2 है, ठीक है। तो R2 बराबर होगा 16R1, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये R1 है तो R2 है वो 16 गुना हो जाएगा, तो R2 बराबर 16 गुना, कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो अगर आपको ये बात अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से टेकल कर सकते हो। बट अगर आपको ये बात ना पता है तब आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैं इस बात पर इसलिए ही जोर दे रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आए कि हमने उसी प्रकृति का पदार्थ दिया है तब आपका ऐसा रिलेशन होगा। बट ऐसा है कि हमने उसे खींचकर लंबा किया है तो आप उस स्थिति में आपका ऐसा रिलेशन आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, एक तार का प्रतिरोध R है और इसी प्रकार एक अन्य तार आ गया। देखो अपने वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का, यानी कहने मतलब कि यहाँ पर खींचने का नाम ही नहीं लिया। अगर इसी प्रकार का एक अन्य पदार्थ है जिसका व्यास 2 गुना है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। व्यास 2 गुना है तो ऐसा प्रतिरोध क्या होगा सर, R2/R1। हमें पता है कि सर खींचने का नाम अगर नहीं हो तो R2/R1 बराबर R1/R2 कर लो यहाँ पर, R1/R2 बराबर R2/R1 की पावर होल स्क्वायर। अगर हमने उसका व्यास हमें क्या है सर, उसका व्यास हमने 2 गुना लिया है तो ये 2R1 हो गया और ये R1 हो गया, तो R1 से R1 अपना कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो R2/R1 बराबर 4 हो गया। तो अगर इसमें इसको इधर ले जाऊँगा तो इसको इधर ले जाऊँगा तो R2 बराबर 1/4 R1, तो R2 बराबर 0.25 R1। कौन सा सर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 0.25। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो घर पर। अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल। और वैसे आपको बताऊँ कि भाई इस PDF के अंदर लगभग 150 प्लस अपने क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर आपको लगभग 30 प्लस क्वेश्चन ही करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चन खुद को प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आपको हमारा वो ग्रुप है, उसका लिंक वो दिया गया वीडियो नीचे, तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन था और बड़ी अच्छी ये PDF है, तो बहुत अच्छे ढंग से PDF को पढ़ते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि सर जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो केवल ताप पर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर करता है और बाकी किसी पर भी नहीं करता। तो कौन सा सर आपको ऑप्शन नंबर ए सही है कि वो केवल पदार्थ पर ही डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या। हाँ भाई आ जाओ, मेरे को ये पता है कि सर प्रतिरोध ताप गुणांक के अंदर 100+ स्टूडेंट यानी 100% स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। आओ इसके आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। मतलब मेरे को ये पता है कि सर इस जो प्रतिरोध ताप गुणांक का अगर कहीं पर भी बात आ जाती है तो उसमें 100% स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। आओ आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि आज की बात आपको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और आपको पता है भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि जो स्टूडेंट है वो इसमें कन्फ्यूज होता है, तो वैसे क्वेश्चन को आपके एग्जाम के अंदर वो डालता है। आओ, एक अपना होता है सर धातु, ठीक है। एक अपनी होती है अधातु, या फिर अगर मैं बोलूँ कि अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक, ठीक है। और एक अपनी होती है कुचालक, ठीक है, या फिर मैं इसे बोलूँ चालक, ठीक है। चालक मतलब हो गया अपना कंडक्टर, और ये अपना होगा सेमी कंडक्टर, और ये अपना होगा इंसुलेटर, ठीक है। आओ बताते हैं आपको। एक अपना प्रतिरोध, एक अपना इधर में अगर मैं वो लिखूं कि प्रतिरोध ताप गुणांक है, ताप गुणांक, ठीक है। ताप गुणांक देखो, आपको क्या पता है सर जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, मेरे को इतनी बात बता दो कि सर जो चालक पदार्थ है उसके लिए ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा घटेगा। सर प्रतिरोध का मान बढ़ाएगा, क्यों? आपको ये बात पता है कि अगर हम चालक के लिए ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो देखो, अगर प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो अल्फा का मान इसके लिए पॉजिटिव होगा। वहीं अगर मेरे को ये बात पता है कि अगर अर्धचालक के लिए अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। अगर उसका प्रतिरोध अगर घट रहा है इसका मतलब उसका मान डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और अगर कुचालक के लिए भी सेम अगर प्रतिरोध बढ़ाऊंगा तो ताप बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। अगर प्रतिरोध अगर घट रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका मान नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव मान आ रहा है इसका मतलब है कि सर वो अपना नेगेटिव होगा। आओ दोबारा बता देता हूँ कि देखो, धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं ताप को बढ़ाऊंगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब कि अर्धचालक के लिए मेरे को इतना पता है कि सर जो इसका ताप बढ़ाऊंगा तो इसका प्रतिरोध घटेगा। अगर इसका प्रतिरोध घटेगा तो इस प्रतिरोध में कमी आ रही है, इसलिए इसका मान नेगेटिव होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कुचालक की, तो सर मेरे को इतना पता है कि सर इसी कुचालक के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका प्रतिरोध घटेगा। अगर प्रतिरोध घट रहा है इसका मतलब है कि प्रतिरोध में कमी आ रही है। अगर प्रतिरोध कमी आ रही है तो उसका मान नेगेटिव में आएगा। आई होप भाई ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। और कौन सा प्रतिरोध का ताप गुणांक किसके लिए धनात्मक होता है? प्रतिरोध का ताप गुणांक एक ही पदार्थ के लिए वो धनात्मक होता है, धातुओं के लिए। तो इसके अंदर कौन से ऑप्शन के अंदर अपनी वो है धातु है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर अपना तांबा लिखा था। मतलब सर जो तांबा है वो धातु होती है। अच्छा क्वेश्चन था ये। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो कुछ, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ धातुओं के लिए तापक्रम, कुछ धातुओं के लिए, हाँ देखो अपने पास एक ये धातु है, ठीक है, ये धातु। तो इसके लिए धातु के लिए एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर इसकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो अनंत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं भाई? ऐसी स्थिति को बोला जाता है अति चालकता, ठीक है। तो अति चालकता दोबारा समझ लो। देखो मैंने क्या बताया, मैंने इतना बताया कि सर जो धातुओं के लिए, धातु अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं, आपको इतना पता है कि अगर मैं धातु का ताप बढ़ा रहा हूं, देखो आपको इतनी बात पता है कि सर अगर मैं धातु का ताप बढ़ा रहा हूं तो इसका प्रतिरोध घटेगा। बट इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। देखो अगर मैं धातु के लिए ताप बढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसके लिए ताप बढ़ा रहा हूं तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। बट ये कुछ समय, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ये कुछ ताप के लिए बढ़ता है, यानी कुछ इसकी एक वो वैल्यू होती है, उसी के लिए ये बढ़ता है। बट अगर हम उच्च जो अपने पास जो वैल्यू है उसको अगर हम क्रॉस कर दें, मानो कि अगर ये 350 केल्विन तक बढ़ रहा है और अगर हम 351 केल्विन अगर हमारा ताप हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये ताप जो ये प्रतिरोध है इसका मान घटकर इसका मान बढ़ने की बजाय इसका मान घटना शुरू हो जाता है और ये बड़ी तेजी के साथ घटता है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अति चालकता। और अति चालकता की स्थिति में इसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 हो जाता है और जो चालकता होती है वो अनंत हो जाती है। दोबारा सुन लो क्या बताया मैंने। ऐसा बताया कि सर जो धातुओं के लिए या फिर चालक के लिए, तो अगर दो धातुओं के लिए अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। बट ये कुछ समय के लिए बढ़ता है। अगर मानो अगर उस ताप की वैल्यू अगर 350 केल्विन है, तो अगर मैंने इस जो ये वैल्यू इसको अगर मैंने क्रॉस कर दिया,
मानो कि अगर 350 की जगह मैंने 351 या फिर मैंने 352 ले लिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रतिरोध है वो बढ़ने के बजाय ये घटेगा और ये बड़ी ही तेजी के साथ घटेगा। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अति चालकता। और ऐसी स्थिति के अंदर प्रतिरोध है वो घटने की बजाय पूरी तरीके से जीरो हो जाता है और उसकी चालकता वो अनंत हो जाती है और इसे बोलते हैं हम अति चालकता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है भाई। इस बार एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता, तो इसे आराम से पढ़ लेना, बेहतरीन से पढ़ लेना। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि इस ऐसी स्थिति के अंदर ये पूछ सकता है कि अति चालकता की स्थिति के अंदर जो पदार्थ है उसका प्रतिरोध जीरो होगा, चालकता अनंत होगी। याद कर लो मेरे भाई, याद कर लो, याद कर लो। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है अभी। एल लंबाई की एक तार जिसका व्यास डी है, उसका प्रतिरोध आर है और उसी पदार्थ, देखो उसी पदार्थ है, उसी पदार्थ, ऐसा नहीं बोला कि उसे खींचकर लंबा किया गया। अगर आपके क्वेश्चन ऐसा हो कि खींचकर लंबा किया गया तो वहां पर हम एन स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। बट आपके जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ऐसा लिखा गया कि उसी पदार्थ का मतलब यह कि वहां पर एन स्क्वायर की बजाय एन ही आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, उसी पदार्थ का और दूसरी तार जिसका व्यास 2L है और लंबाई 4L है, तो प्रतिरोध कितना होगा। देखो अगर खींचने की बात आती तो एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है, खींचने की बात नहीं है तो R2/R1 बराबर कितना होगा सर। सॉरी, यहाँ पर R1/R2 क्योंकि आप इसी फॉर्मूले से करते हो, तो ये होगा सर, आपको पता है कि L1/L2, ठीक है, गुणा A2/A1, ठीक है। और अगर मैं A2/A1 को हटाकर यहाँ पर पाई R2/R1 की पावर अगर मैं 2 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं R2/R1 की पावर भी हटाकर अगर मैं इसका व्यास का अनुपात लिखूँ D2/D1 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? अब आगे करते हैं। देखो लंबाई है वो पहली स्थिति में L1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है L1। और अगली स्थिति के अंदर क्या सर, जो लंबाई है वो अगली स्थिति के अंदर ये अपनी कितनी सर, जो वो अपनी 4L हो गई, ठीक है। हाँ, और अगली स्थिति जो पहली स्थिति में वो व्यास अपना था D था और अगली स्थिति में व्यास दोगुना हो गया तो ये 2D का होल स्क्वायर होगा। ठीक, आई बात समझ। L1 से L1 कैंसिल, D1 से D1 कैंसिल। तो अगर मैं आगे सोल्व करूँ 4 गुणा 4 तो ये 4 से 4 कैंसिल, यानी कि R1 बराबर R2 आ जाएगा। तो इसके अंदर मतलब ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 20 है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने उसकी लंबाई 4 गुना की है तो 4L, और अगर हमने उसका व्यास को 2 गुना किया है तो 2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 से 4 अपना कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसकी वजह से अपना ऑप्शन नंबर 20 सही है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, प्रैक्टिस कर लो। ऐसे क्वेश्चन के आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर कॉपी पेन का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये गलत बात है। माइंड के अंदर कैलकुलेशन करो मेरे दोस्तों, माइंड के अंदर कैलकुलेशन करोगे तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज मुश्किल है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, ये रहो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफरेंट प्रश्न है। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ा। देखो, एक अपनी होती है विंटर होती है और एक अपनी होती है, देखो अपने गर्मियों के दिनों के अंदर आपको पता है, देखो अपने गर्मियों के दिनों के अंदर तापमान वैसे ही बढ़ा हुआ होता है। देखो एक अपनी होती है गर्मी, ठीक है, और एक अपनी है सर्दी, ठीक है। देखो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि यहाँ पर अगर हमारे चारों तरफ का जो वातावरण अगर उसके अंदर अगर गर्मी है तो इसका तापमान बढ़ा हुआ होगा। अगर हमारे चारों तरफ अगर हमारा जो वातावरण अगर वो ठंडा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमारे सर्दियों के दिनों की अपेक्षा जो यहाँ पर कार के इंजन को स्टार्ट करना आसान होता है। क्यों होता है? देखो सर, जो अपना जो इस स्थिति के अंदर है वो ताप कम हो, सर्दियों के अंदर अपना ताप कम होगा। तो अगर ये ताप कम है तो इसका प्रतिरोध वैसे ही कम हो जाएगा। क्यों? देखो और देखो, और जो यहाँ पर जो ये गर्मी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर ये ताप इंक्रीज है, अगर इसका ताप के अंदर वैसे बाहर से वृद्धि हो रही है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध अपना कम हो जाता है। देखो ऐसा क्यों होगा? देखो जो अगर ये गर्मी है, देखो अगर अपने बाहर का वातावरण अगर गर्म है तो अगर बाहर का वातावरण अगर गर्म है तो वैसे ही हमारे बाहर का तापमान अगर अधिक है, तो अगर तापमान अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम होता है, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो गाड़ी को स्टार्ट करना आसान होगा। दोबारा समझो मैंने क्या बताया कि सर देखो गर्मियों के दिनों के अंदर अपना तापमान कम होता है, बाहर अधिक होता है। अगर हमारा गर्मियों के दिनों के अंदर अगर हमारा तापमान अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो गाड़ी को स्टार्ट करना आसान होगा। कौन सा सर? आपको ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो बैटरी का प्रतिरोध घटेगा, और बैटरी का प्रतिरोध अगर घट रहा है तो उसको गर्मियों के दिनों के अंदर उसे स्टार्ट करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि जो गर्मियों के दिनों का तापमान वैसे अधिक होता है, और जो यहाँ पर इसके अंदर अपना तापमान कम होगा। अगर तापमान कम हो सर्दियों के दिनों के अंदर तो उसे बाहर से हमें ऊर्जा लगानी पड़ती है, थोड़ा हमें मुश्किल होती है। पहले बैटरी को वो करना पड़ेगा,
करना पड़ता है, तो फिर वो आराम से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन करते हैं आओ। हाँ, दो तार एक ही पदार्थ के बने हैं और एक तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई दोगुनी है और उसका व्यास दूसरे व्यास का दोगुना, तो प्रथम तार का प्रतिरोध कितना होगा? खुद को उससे प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ, तो ये नेवी के अंदर आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये बताऊंगा, देखो आओ ये फॉर्मूला बताता हूँ। और आर एस सर ने आर एस सर आपको आज ये फॉर्मूला बताना भूल गए हैं, तो ये फॉर्मूला हो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक अपना होता है कि सर आपको इतनी बात पता है कि सर मेरे को इतनी बात पता है कि सर अगर मैं धातु का प्रतिरोध अगर बढ़ा रहा हूँ तो उसका ताप घटेगा, और अगर मैं कुछ चालक का प्रतिरोध अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसका ताप घटेगा, तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना होगा? उसका एक फॉर्मूला होता है अपना, क्या सर? आर बोल दो, तो ये आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी होता है। ये जो ये डेल्टा टी होता है उसको हम ऐसा भी हो सकता है सर, ये T2 माइनस का T1, इस हिसाब से भी हो सकता है। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है कौन सा सर? आर टी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं सर। आर टी बराबर आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी, या फिर इसका T2 माइनस T1 का फॉर्मूला भी होता है। तो इस पर बेस्ड अपना न्यूमेरिकल भी आता है, तो उसको भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बट ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्मूला अपना होता है, एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो इसको याद कर लो। आर टी बराबर या फिर आर बराबर आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी, या फिर अपना होता है T2 माइनस का T1 होता है, तो इसको याद कर लो। एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद है जिसे तार का प्रतिरोध आर हो, और उसी पदार्थ का बने दूसरे तार की लंबाई लंबाई इतनी है और उसका प्रतिरोध 4a है, उसका परिच्छेद 4a है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? आओ बताते हैं। देखो सर, जो ये परिच्छेद है, मेरे को सर इतना बताया कि सर यहाँ पर खींचने का नाम नहीं लिखा। अगर खींचने का नाम अगर नहीं लिखा है तो R2/R1 बराबर L1/L2 गुणा क्या सर? गुणा A2/A1 होता है। ठीक है, आओ करते हैं। देखो, अगली स्थिति के अंदर हमारा L2 है वो सेम है, यानी कि जो दूसरा पदार्थ दिया गया उसकी लंबाई सेम है, तो L2 बराबर L1 हो गया। तो यहाँ पर हमने L2 का मान L1 पुट कर दिया। अब आगे हो कि सर जो पहली स्थिति के अंदर प्रतिरोध जो एरिया है वो A है, और अगली स्थिति के अंदर उसका एरिया वो 4A हो गया है। तो ठीक है, आओ करते हैं। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, तो सर जो R1 है यहाँ पर R1 होगा मेरे भाई। सर जो R2 है वो अपना R/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर 20 है। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ घटता है? तो सर हमको ये बात बताया कि सर अगर हम धातु के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, पता है सभी को। बट अगर सर अर्धचालक की बात करूं तो उससे प्रतिरोध अगर बढ़ाऊंगा तो उसका तापमान बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, क्योंकि सी के अंदर आपका लिखा है जर्मेनियम GE, ये प्रकार का अर्धचालक होता है, इंसुलेटर होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये प्रकार का अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक अगर मैं ताप बढ़ा रहा हूँ तो उसका प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि उसकी चालकता बढ़ती है। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ती है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट ये हम आगे का अपना एक चैप्टर सेमीकंडक्टर एक अलग से उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सही है? और पढ़ते हैं अपने। ए ऑप्शन के अंदर लिखा है कि एक अपना द्रव होता है, द्रव है क्या होता है? ये अपने ओम के नियम की पूर्णतः पालना करते हैं। कि सर जो लिक्विड होता है, सर जो ये लिक्विड होता है ये ओम के नियम की पूर्णतः पालना करते हैं कि नहीं सर? ये पूर्णतः पालना नहीं करते हैं सर। जो ये लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं भाई, ये आंशिक रूप से पालना करते हैं। क्योंकि इसके अंदर V और E, यानी देखो ये अपना I है और ये V है, और ये V और E के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो पहले तो स्ट्रेट लाइन आता है, बट ये बाद में जाकर ये ऐसा ग्राफ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो लिक्विड होते हैं ये पहले तो ओम के नियम की पालना करते हैं, बट बाद में आगे जाकर थोड़े समय बाद में ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, ये आंशिक रूप से पालना करते हैं। तो कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 20 है ये, कि ये ही गलत है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, ये देखो, एक निश्चित मास के चांदी के टुकड़े को तार के रूप में खींच दिया जाता है, तो उसकी लंबाई पहले L थी और उसका A है, वो A है। तो इसका कौन से किस प्रकार का संयोजन होना चाहिए कि इसका प्रतिरोध क्या सर? प्रतिरोध न्यूनतम हो। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा मानो अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो ऐसा समझो कि आपका सिलेक्शन 100% है।
ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि आपका सिलेक्शन 100%। तो आओ इस क्वेश्चन को आपको बता दें। देखो सर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरे को सर इतनी बात बताया कि देखो अगर मेरे को इसका प्रतिरोध न्यूनतम चाहिए कि सर अगर मेरे को प्रतिरोध अगर न्यूनतम चाहिए तो आर है वो एल और ए पर डिपेंड करता है कि सर अगर मेरा प्रतिरोध अगर मेरा न्यूनतम हो कब होगा, जब मेरा एल कम हो और मेरा ए मेरा ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए ऑप्शन के अंदर अपना एल और ए है, और अगले ऑप्शन के अंदर अपना 2L अपॉन ए बाई 2 है। तो ये ए बाई 2 पर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इस स्थिति में अपना 4 आ रहा है तो ये अधिकतम है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा बोला कि L बाई 2 और इंटू 2A, यानी कहने मतलब है कि अपना ये हो गया L अपॉन 4A, यानी कि अपना हो गया R बाई 4। तो इसी स्थिति के अंदर अपना प्रतिरोध न्यूनतम होगा। देखो दोबारा समझो कि आपको ऐसा बोला गया है कि एक चांदी का तार है, ठीक है, तो उसी प्रकृति का और हमने एक और नया तार लिया है, यानी कि या फिर उसी प्रकृति का हमने एक उसी तार को हमने खींचकर लंबा कर दिया है। तो उस स्थिति में किस प्रकार का हमारा संयोजन होना चाहिए ताकि हमारा प्रतिरोध अधिकतम हो। तो सर मेरे को एक बात ये पता है कि सर जो प्रतिरोध है वो एल पर डिपेंड करता है, वो ए पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने ए ऑप्शन अगर पुट किया तो वो एल अपॉन ए, यानी कहने मतलब वो आर या अपने पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं ऑप्शन नंबर 2 अगर मैंने पुट किया तो वो सेकंड नंबर ऑप्शन अपना 2L था और ये ए बाई 2 था। तो ये अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो ये इसे 4 से गुणा हो जाएगा तो ये 4R होगा, कहने मतलब ये कि अधिकतम हो गया, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर मैंने ऑप्शन नंबर सी के अंदर L बाई 2 था और ये अपना ये 2A था तो ये L अपॉन 4A हो गया, यानी कहने मतलब ये R बाई 4 हो गया। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाए कि इसी स्थिति के अंदर हमें प्रतिरोध वो न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। वो कितना हो रहा है, वो अपने पास R बाई 4 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सर, सी ऑप्शन आपका सही है। अगर इस क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछे कि इसका निम्न में से किसका प्रतिरोध अधिकतम होगा तब आपको ऑप्शन नंबर बी सही होता, बट ऐसा बोला न्यूनतम होगा तब आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा क्वेश्चन था, मेहनत करो भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये। हाँ आओ ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक तार का प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध अपना है 10 ओम। उसकी लंबाई को अगर हमने उसकी लंबाई को 10% अगर खींच दिया है तो उसमें प्रतिरोध कितनी वृद्धि होगी, आओ बताते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि ऐसी स्थिति अगर आपके सामने अगर खींचने की बात आए और आपका परसेंटेज आपके पास हो तब आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो परसेंटेज है उसको आपको 2 से गुणा कर देना। तो 2 गुणा 10 बराबर 20% होगा। और देखो ये 20% किसका, सर ये 20% है वो अपने पास 10 का 20% है, 10 प्लस 10 का 20%। सर ये कितना होगा, सर ये 10 प्लस इसका अगर मैं 20% निकालूं तो ये 10 गुणा 20/100, तो इसे कैंसिल हो गया, यानी 10 प्लस का 2 बराबर 12, यानी जो बाद का जो प्राप्त हो प्रतिरोध अपने पास 12 ओम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए से दोबारा समझ लो। आओ देखो मैं आपको क्लास स्टार्टिंग में आपको ये बता चुका हूँ कि प्रतिरोध कितना गुना होगा। देखो अगर आप खींचने की बात अगर आपने की तो वो आप कितना खींचा है, वो सर वो पहले मतलब कि मैंने कितना खींचा है, सर मैंने खींचा 10%। तो मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि सर जितना परसेंट आता है उसको हमें 2 से गुणा करते हैं। तो 2 अगर हमने इसे 2 से गुणा किया तो अपना 20% आया। अब देखो ये 20% किसका, सर ये 20% अपना 10 का 20% है, 10 प्लस ये 10 का 20% कितना होगा, सर ये 10 का 20% 2 होगा, और मैं 10 प्लस का 2 करता हूं तो मेरे पास 12 ओम हो जाए, यानी कहने मतलब खींचने के बाद आने वाला जो प्रतिरोध है वो 12 ओम होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो, अगर ये समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में दोबारा बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो एक धातु के तार के लिए अनुपात V/I किस प्रकार ये डिपेंड करता है। देखो ये अपने पास ये अपना धातु है, देखो इसके अंदर जो V/I क्या होता है, सर ये जो V/I है वो अपने पास R होता है। और सर आपको ये पता है सर जो R होता है वह ताप बढ़ाएंगे, सर ये ताप बढ़ाएंगे तो वो घटेगा, सॉरी ये बढ़ेगा। तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो ये ताप के साथ ये बढ़ता है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 है, ताप के साथ बढ़ता है। एक अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो अगर हमने किसी तार का प्रतिरोध R है उसकी लंबाई को खींचकर अगर 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी आपका सही है, ठीक है। तो और ये आपका होमवर्क है, तो ये आपको क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको होमवर्क था। तो भाई ये थी आपकी आज की फिजिक्स की वीडियो। तो भाई अगर आपको एक क्वेश्चन कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट अवश्य कर देना, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाएँ। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, शेयर अवश्य कर देना ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो बना पाएँ। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद, जय भारत।